हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 का पार्ट 6 देखने वाले हैं, जो एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस से रिलेटेड है। आपका लास्ट के 5 वीडियो की बात करें तो बहुत सारे टॉपिक इसमें से हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आरबीआई गाइडलाइंस ऑन ऑथराइज्ड पर्सन एंड ऑथराइज्ड डीलर्स, फिडाई एंड इट्स रूल। फिडाई क्या होते हैं, इसके कौन कौन से रूल हैं, क्या कहता है वो रूल, ये सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो ऑथराइज्ड पर्सन और ऑथराइज्ड डीलर के रिगार्डिंग क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज हम पढ़ रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज में आपको पता है कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। तो वो फॉरेन करेंसी कौन कौन एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई ऑथराइज्ड पर्सन तो होने चाहिए, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई किनको किनको ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया है, उन्होंने दिया है। ठीक है, तो समझिए, Administrations of foreign exchange are regulated under the provisions of Foreign Exchange Management Act, फेमा एक्ट जिसे आप जानते हैं 1999। ये जो फेमा एक्ट है, इसके तहत जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, वो इसी एक्ट के तहत बताया गया है, जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपका फेमा एक्ट में दिया होता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, लेकिन रेगुलेट करने का काम जो करता है वो आरबीआई करती है। ठीक है, अंडर दिस एक्ट ऑल डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज्ड पर्संस ओनली। इसमें जो भी डीलिंग होती है, मैंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज हर कोई, आप चाहेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करें तो कर पाएंगे, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो वैसे पर्सन जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। एंड द एक्ट एम्पावर आरबीआई टू ऑथराइज पर्सन्स टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। और आरबीआई को यह पावर दिया गया है कि कौन से पर्सन होंगे जो ऑथराइज पर्सन के रूप में काम करेंगे, तो वो लाइसेंस जो होता है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। एज सच आरबीआई अंडर फेमा एक्ट ऑथराइजेज पर्सन। इस प्रकार से फेमा एक्ट के तहत आरबीआई ऑथराइज पर्सन को ऑथराइज करता है इस काम के लिए, जो हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है। ठीक है, टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एज एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर और इन एनी मैनर एज इट डीम्स फिट। तो वो ये सारे जो इस काम को करेंगे ना फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, वो तो आपके ऑथराइज्ड पर्संस कहलाएंगे। उसमें से ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ये मतलब उसमें से कैटेगरीज बांटे गए हैं ऑथराइज्ड पर्सन में से। तो ये अलग अलग ऑथराइज्ड पर्संस क्या है, मनी चेंजर्स का क्या रोल होता है, ये सारी चीजों को आगे हम इस वीडियो में समझेंगे आगे। ठीक है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि किस प्रकार से इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस प्रकार से इसमें जो है फंक्शंस किए जाते हैं, उसको कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो सारे काम किए जाते हैं उसे आप ऑथराइज्ड पर्सन्स कहते हैं। जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम करता है वो आपका ऑथराइज्ड पर्सन होता है। आप यदि आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, मैं बैंक में जा करके उसे एक्सचेंज करवाता हूं, तो क्या मैं भी ऑथराइज्ड पर्सन हूं? नहीं, यहाँ पे आप नहीं है, उस फैसिलिटी को जो दे रहे हैं, है ना। जो आप गए बैंक आपको क्या कर रहा है कि जो डॉलर है आपके पास उसको कन्वर्ट करके आपको इंडियन रुपीज में दे रहा है। तो आप तो एक कस्टमर हो गए, उनके क्लाइंट हो गए, लेकिन उस फैसिलिटी को कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक उस तरह से क्या हो जाएगा? ऑथराइज्ड पर्सन। तो समझ में आ गया, पर्सन का मतलब यहां पे होता है कि कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है ना, जो उस काम को कर रहे होते हैं वो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये ऑथराइज्ड पर्सन को दो भाग में यदि हम बांट के देखें तो एक आपका ऑथराइज्ड डीलर होता है और दूसरा आपका ऑथराइज्ड मनी चेंजर होता है। ये जो बांटा गया है वर्क का कितना, मतलब कौन वर्क किस प्रकार के करेंगे, उसके कैटेगरी के आधार पे इसके कैटेगराइजेशंस किए गए हैं कि वर्क का कौन कौन सा वर्क वो करेंगे। तो ऑथराइज्ड डीलर भी आपके 3 प्रकार होते हैं। एक आपका ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3। ये कौन कौन से होते हैं और इसके क्या क्या काम है, ये तो पता है कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है तो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड से ही काम होगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग जो काम है वो देखा जाएगा। तो इसके आधार पे इसमें 3 प्रकार के ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3।
ठीक है। लेकिन वही आपका ऑथराइज्ड मनी चेंजर की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर जिसे एफएफएमसी आप जानते हैं, और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर आरएमसी। तो यहां भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम होगा, लेकिन इसके भी काम के जो दायरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं। ऑथराइज्ड डीलर, अब ऑथराइज्ड पर्सन तो आपने समझ लिया क्या, कि जो भी इस प्रकार के काम करेंगे वो सारे ऑथराइज्ड पर्सन कहलाएंगे, लेकिन ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर के वर्क के आधार पर इसे बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि ऑथराइज्ड डीलर क्या होता है, उसके बाद इसके कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऑथराइज्ड डीलर इज एनी पर्सन specifically authorized by the RBI under FEMA Act 1999 to deal in foreign exchange and foreign security। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर्स आर बैंक। क्या बोल रहा है कि ऑथराइज्ड डीलर वैसे पर्सन्स हैं, वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई के द्वारा फेमा एक्ट के तहत उसे ऑथराइज किया गया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में डील करे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आगे समझ में डिफरेंट समझ में आएगा कि क्या है ऑथराइज डीलर में अंतर और आपका मनी चेंजर में, आप ध्यान से समझते जाइए। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑथराइज डीलर जो होते हैं वो बैंक ही होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑथराइज डीलर बैंक ही है, लेकिन उसके अलावा भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके द्वारा, जिसे आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया ऑथराइज डीलर क्या होता है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं आपका ऑथराइज डीलर, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 अभी पढ़ा। उसमें से कैटेगरी 1 का क्या काम है इसके बारे में देखेंगे। ये तो समझ में आ गया ब्रॉड व्यू में कि सारे जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं सारे का काम तो यही होगा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, लेकिन उसमें से ऑथराइज्ड डीलर जो कैटेगरी 1 है उसका क्या काम है वो देखते हैं, समझिए। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, सारे कॉमर्शियल बैंक इसमें आएंगे। स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक में से दो प्रकार के, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये दो ही कोऑपरेटिव बैंक आते हैं कैटेगरी 1 में। और कौन बन गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक है वो इसमें काउंट नहीं होते हैं, ये आपका कैटेगरी 1 के जो ऑथराइज डीलर होते हैं। तो यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स में से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये दो आते हैं, सारे कॉमर्शियल बैंक आते हैं। सारे कॉमर्शियल बैंक कह दिए, इसका मतलब है कि प्राइवेट भी हो गए, फॉरेन भी हो गए, और आपके जो गवर्नमेंट बैंक है वो भी आते हैं। ठीक है, टू डील इन all types of foreign exchange transactions related to current and capital transactions। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डिफरेंस समझ में आएगा कि जितने भी मैंने क्या बताया कि जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में से स्टेट और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, ये सारे फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे, लेकिन करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये ट्रांजेक्शन्स होंगे। तो करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शंस क्या होता है समझिए। करेंट अकाउंट, यहां करेंट और सेविंग अकाउंट की बात नहीं हो रही है। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि यदि आप ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है, तो कुछ नेचर होता है करेंट अकाउंट टाइप का, कुछ जो आपका ट्रेड होता है वो होता है कैपिटल अकाउंट टाइप का। ये क्या है, जब आप असेट क्रिएट हो, जब आपका असेट क्रिएट होता है, ठीक है, जब असेट या लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वैसे केस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ये आपका असेट क्रिएट हुआ, आपने लोन लिया है कहीं से, है ना, या लोन का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, लायबिलिटी को आपका कम या ज्यादा कर रहा है। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेंगे। लेकिन यदि रिवेन्यू नेचर का है, जस्ट आप मतलब जैसे कोई आपका टूरिस्ट आया इंडिया में, टूरिस्ट आया तो वो क्या कर रहा है, उसे तो एसेट और लायबिलिटी से तो मतलब है नहीं, वो जस्ट आया यहां घूम करके चला गया, तो यहां घूमेगा, इसका मतलब यहां जो खर्चे वो करेंगे वो इंडियन रुपीज में करेंगे, तो उसके लिए क्या है, वो फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराएंगे, तो वो ट्रांजेक्शन जो होगा वो करंट अकाउंट का, जहां पे असेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, जस्ट आपका एक ट्रेड है ना, किसी पार्टिकुलर चीज का ट्रेड हो रहा है, उसका एक्सचेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट बनता है। तो ऑथराइज्ड डीलर को
ये दोनों अकाउंट में डील करने का पावर होता है, करंट अकाउंट में भी और ट्रांजैक्शन अकाउंट का, दोनों नेचर जो होते हैं वो ऑथराइज्ड डीलर 1 जो कैटेगरी है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वही जैसा एग्जांपल में बताया कि मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम फॉरेन आर डील्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर 1, ये किसके द्वारा किया जाएगा? ऑथराइज्ड डीलर 1 के द्वारा। या कोई टूरिस्ट आता है, उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, उसका जो फॉरेन करेंसी उसको एक्सचेंज करने का काम वो भी ऑथराइज्ड डीलर 1 कर सकता है। तो ऑथराइज्ड डीलर 1 का ब्रॉड वर्क है ना, ये सारे काम कर सकते हैं लगभग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसमें कौन कौन से आते हैं ये समझ में आ गया। कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स में से स्टेट एंड अर्बन। इसमें ध्यान रखिए रूरल बैंक्स नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, रूरल बैंक नहीं है, वो कैटेगरी 2 का पार्ट बनेगा। अभी आगे हम देखिए स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन से प्रकार के जो बैंक है वो कैटेगरी 1 में, 2 में, 3 में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी वर्क तो आपको समझ में आ ही गया कि कैपिटल और आपका जो करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन होता है वो ऑथराइज्ड डीलर 1 कर सकते हैं। इसका मतलब वो ब्रॉड व्यू होता है उसका, लगभग सारे काम करते हैं वो। देखिए अब ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 का काम क्या है, इसका क्या वर्क है और कौन होते हैं, इसके बारे में समझिए फ्रेंड्स। देखिए ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 इज परमिटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक, अब देखिए कैटेगरी 2 है यहाँ, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 is permitted to carry out a specific non-trade nature current account transactions। ठीक है, यहां पे क्या है कि नॉन ट्रेड से रिलेटेड नहीं होगा करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन तो अभी हमने बताया कि क्या होता है सो, लेकिन वो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस में से ट्रेड नेचर का नहीं होगा। एंड ऑल सच एक्टिविटी परमिटेड बाय फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, और वैसी एक्टिविटी जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर कर सकते हैं वो सारा काम कैटेगरी 2 के जो ऑथराइज्ड डीलर है वो करेंगे। क्या समझ में आया कि एक तो करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होंगे जितने भी, लेकिन उसमें नॉन ट्रेड नेचर का, ट्रेड नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे काम करेंगे ये। दूसरी बात कि जो भी फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के द्वारा काम किए जाते हैं वो भी काम ये कर सकते हैं। अब फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर क्या काम करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये काम कर सकते हैं। अब इसमें आएंगे कौन कौन ये देख लेते हैं। तो अंडर कैटेगरी 2 इंक्लूड्स अपग्रेडेड FFMC, इसका मतलब है कि जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर हैं वो भी उसका अपग्रेडेड जो है वो मतलब ऑथराइज्ड डीलर 2 में आएंगे। अदर कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या है, अभी तो स्टेट और अर्बन हमने देख लिया, तो क्या बचा? रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, तो वो भी इसमें आएगा। और रीजनल रूरल बैंक भी आपका कैटेगरी 2 में आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल के लिए बिजनेस और प्राइवेट विजिट कोई कर रहा है ना, एब्रॉड रेमिटेंस ऑफ टूर के लिए कोई एब्रॉड रेमिटेंस यदि मतलब आया है या आपका जा रहा है, ठीक है, एनी फी पेमेंट, कोई फी पेमेंट करना है कहीं पे, ओवरसीज एजुकेशन के पर्पस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एब्रॉड में, तो ये सारे जो वर्क होंगे वो ऑथराइज्ड डीलर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ऑथराइज्ड डीलर 1 नहीं कर सकता है, तो भाई मैंने पहले ही बताया कि ऑथराइज्ड डीलर 1 तो सारे काम कर सकते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस के भी नेचर के और आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के नेचर के, वो तो सारे कर सकते हैं। लेकिन यदि कैटेगरी 2 की बात कर रहे हैं ऑथराइज्ड डीलर की, तो वो आपका सिर्फ नॉन ट्रेड करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां क्या मैंने बताया कि बिजनेस और प्राइवेट विजिट, यहां ध्यान दीजिएगा, ये विजिट की बात कर रहे हैं, यहां बिजनेस करने की बात नहीं है, ट्रेड की बात नहीं है, विजिट किया जा रहा है उस पर्पज से, है ना, तो इसलिए आपका नॉन ट्रेड करंट अकाउंट के नेचर के ही होंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखिए ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 AD 3 क्या होता है, कैटेगरी जो 3 है इसके बारे में हम समझते हैं। तो RBI authorizes financials and other institutions as authorized dealers category 3 to carry out specific exchange transactions incidental to their trade business। कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहां पे बैंक की बात नहीं है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है कि वैसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेड से रिलेटेड काम करते हैं, स्पेसिफिकली उसको ट्रेड से रिलेटेड काम दिया गया है और उसके रिलेटेड जो वो आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे वो 3rd में आएंगे।
ठीक है, कैटेगरी थर्ड में। जैसे द ऑथराइज्ड डीलर थर्ड ऑपरेट्स विद द गोल if promoting international trade institutions as authorized dealer includes, क्या है, जैसे IFCI, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और CCIL है ना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे क्या है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये क्या नॉर्मल बैंक है? नहीं है ना। तो ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी है उस चीज को प्रमोट करेंगे, और वो जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो ये देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात कि क्या आपका ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 ये नहीं कर सकते हैं? तो वो तो सारे ही कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं मनी चेंजर की। ऑथराइज्ड डीलर आपका कंप्लीट हो गया होगा, कंफ्यूजन। अब मनी चेंजर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहां नाम से जैसे पता है कि मनी को चेंज करना है ना, तो मनी को जो फॉरेन करेंसी है उसको एक्सचेंज करना, लेना या देना, जस्ट इतना ही काम होगा इसका ऑथराइज्ड मनी चेंजर का, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इनकैशमेंट है ना, इनकैशमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी टू विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से लोग आए हुए हैं है ना, फॉरेनर्स हैं, वो अपने फॉरेन करेंसी लाए हैं, तो उसे आपको क्या है, एक्सचेंज करके देना है इंडियन रुपीज में, क्योंकि यहां आपके पास आए हैं तो यहां तो क्या इंडियन रुपी चलेंगे ना। तो इसीलिए यहां क्या काम कर रहा है, सिर्फ इनकैश करने का काम करेगा ये मनी चेंजर। आरबीआई हैज ग्रांटेड लाइसेंसेस टू सर्टेन एस्टैब्लिश्ड फर्म, और किनको किनको दिया जाएगा, तो एस्टैब्लिश्ड कोई फर्म्स हैं, होटल्स हैं है ना, अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू डील इन फॉरेन करेंसी नोट पॉइंट्स एंड ट्रेवलर चेक्स, ये सब जो भी रहेंगे। अब देखिए ये चीज समझ आ रहा है, ये चीज कि जनरली जो ये मनी चेंजर होते हैं ना, वो आपको स्टेशंस के बगल में, एयरपोर्ट्स के बगल में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट जनरली वही आपके आते हैं, सबसे पहले तो उतरते हैं उधर ही, जिसके वजह से वहां पे उसे जरूरत पड़ती है। आपको आपके फॉरेनर आए, उसे तो पता ही नहीं है कौन बैंक कहाँ है, कैसे है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसी वजह से वो जो मनी चेंजर है वो इस काम को फैसिलिटेट करता है, क्या कि उसे जो उसके पास करेंसी है उसे एक्सचेंज करके इंडियन रुपीज में देना, या तो फिर यहां से जा रहे हैं और उसके पास INR बच गया है तो उसे फिर क्या है उसका जो है सो लेकर के उसे आपका जो फॉरेन करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना। तो ये सारे काम जो किए जाते हैं वो एक मनी चेंजर के द्वारा किए जाते हैं। फिर से वही बात, क्या कि कैटेगरी 1 वाले नहीं कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, है ना। कैटेगरी 2 वाले नहीं कर सकते हैं तो कैटेगरी 2 वाले भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे काम का जो दायरा है उसको कम करते गया हुआ है, ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो अब आगे समझते हैं कि ये जो मनी चेंजर हैं, ये मनी चेंजर कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के अभी पढ़ा है, एक फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर और रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। उसी में से डिवाइड किया गया। मनी चेंजर मतलब यहाँ पे जस्ट आपका जो फॉरेन करेंसी है उसको इनकैश करने का काम करेगा, है ना। तो उसमें से 2 प्रकार के, तो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर क्या करेगा कि इट मे बी एनी फाइनेंशियल एंटिटी अदर देन कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के अलावा, है ना, who qualified the norms and criteria to authorized to undertake both purchase and sale of foreign exchange for a specific purpose, जैसे प्राइवेट बिजनेस, ट्रेवल अब्रॉड, है ना। तो ये जो पर्पस होते हैं ये जस्ट आपका क्या है, करेंसी की जरूरत पड़ती है, करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है ना। तो ये काम करेंगे सेल और परचेज दोनों का। करेंसी को आपको दिया भी जा सकता है, करेंसी आपके पास यदि फॉरेन करेंसी है तो वो ले भी सकता है। तो ये दोनों काम जो करते हैं वो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर करते हैं। समझ में आ गया। यहां क्या मैंने बताया, बिजनेस से रिलेटेड नहीं, हाँ लेकिन बिजनेस से रिलेटेड विजिट किया है किसी ने यहाँ पे, मतलब कोई विजिटर्स हैं, चाहे बाहर जा रहे हैं चाहे आपके कंट्री में आ रहे हैं, तो उसके पास जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करने का काम जैसा जरूरत पड़ेगा उसके आधार पे जो काम करते हैं वो फुल फ्लेज मनी चेंजर करते हैं। ये आपको सेल भी करते हैं फॉरेन करेंसी को और परचेज भी करते हैं। समझ में आ गया। अब आगे देखिए रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ना। फुल फ्लेज मनी चेंजर का जो काम है उसमें से कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसको जो काम करेगा वो रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर है। तो क्या है, द ऑथराइज्ड मनी चेंजर हु आर ऑथराइज्ड ओनली टू परचेज
फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन एंड ट्रेवलर चेक एटसेट्रा। ये सिर्फ और सिर्फ परचेज करेंगे, मतलब जो फॉरेनर है वो आपका फॉरेन करेंसी लेकर आया है तो उसे वो लेगा और आपका इंडियन करेंसी दे देगा उसको, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ परचेज करने का काम करेंगे, सेल करने का फॉरेन करेंसी का काम नहीं करते हैं। यदि वैसा है तो आपको फुल फ्लेज मनी चेंजर के पास जाना पड़ेगा, यदि आपको सेल परचेज दोनों का काम करना है तो, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स रहा इस तरह से टोटल आपका कि ऑथराइज्ड पर्सन क्या होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर क्या है, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिडाई एंड इट्स रूल्स। फिडाई क्या होता है और इसके कौन कौन से रूल्स हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। समझिए, फिडाई आपका है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब देखिए, फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्या होते हैं ये तो समझ लिया, ऑथराइज डीलर क्या है ये तो समझ लिया अभी आपने। तो उसी का एक एसोसिएशन है, उसी का एक संगठन है जो इससे रिलेटेड जो कुछ आपका गाइडलाइंस है उसे ये जारी करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड गाइडलाइंस होते हैं उसको ये जारी करता है। कौन? फिडाई। फिडाई समझ में आ गया? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो भी फॉरेन एक्सचेंज का डीलर्स है इंडिया में, इंडिया की, उसका एक एसोसिएशन है। और नॉन प्रॉफिट, ये नॉन प्रॉफिट एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पर्पस से नहीं अब एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरी बात, सेल्फ रेगुलेटरी है, ये इसे कोई रेगुलेट नहीं करता है, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्म जो हुआ है वो 1958 में हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अप्रूवल से टू टेक ओवर द फंक्शंस देन अंडरटेकन बाय एक्सचेंज बैंक एसोसिएशन। और उस समय जिस समय हुआ था उससे पहले एक्सचेंज बैंक ऑफ एसोसिएशंस के द्वारा इसके फंक्शंस को देखे जाते थे, लेकिन इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद उसके फंक्शंस को ये देखते हैं, है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी आपका ऑथराइज डीलर है ना, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स हैं, मतलब जो भी आपके फॉरेन करेंसी में डील करते हैं उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसको देखने का, उसे आपका इशू करने का, उससे रिलेटेड, और आपका जो फॉरेन ट्रेड है, जो ये सारी चीजें उसको बढ़ाने का काम करता है कौन? फॉरेन, ये आपका फेडाई करता है, ठीक है। अब देखिए, फेडाई स्टेबलाइज फॉरेन डीलिंग इन इंडिया थ्रू इट्स कोऑपरेशन बिटवीन। अब ये कैसे करता है? ये सेल्फ रेगुलेटरी तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है, किस प्रकार से वो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को? तो ऑथराइज डीलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज, जो ऑथराइज डीलर है उसके द्वारा इस चीज को फैसिलिटेट करता है, फॉरेन ट्रेड को, ठीक है, स्टेबलाइज करता है। पब्लिक डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो पब्लिक डीलिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज में उस चीज के बारे में ये गाइडलाइन जारी करता है। फॉरेक्स ब्रोकर्स जो हैं, जो ब्रोकर्स हैं उसके बारे में ये गाइडलाइन जारी करता है। आरबीआई, फिम्डा, आईबीए एंड वेरियस ऑथराइज्ड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन कनेक्टेड विद फॉरेन एक्सचेंज। तो वही कहा ना कि जो भी इसके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, चाहे आरबीआई है जो गाइडलाइन, उस सारे का मिल के, है ना, एक कॉर्पोरेशंस के साथ क्या करते हैं कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बढ़ावा देते हैं। समझ में आ गया? देखिए, फिडाई इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, अभी बताया, एंड प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर मार्केट ऑपरेशंस, किस प्रकार मार्केट काम करना चाहिए। मर्चेंट रेट्स क्या होना चाहिए, मर्चेंट का रेट जब एक्सचेंज किया जाता है फॉरेन करेंसी को, उसका रेट क्या होना चाहिए। हालांकि रेट जो होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है, वो आपका मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी पे, वो आपका उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। मर्चेंट का रेट, मर्चेंट मतलब यदि आप फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसका रेट आप क्या लेंगे, उसके बारे में। कोटेशंस, डिलीवरी डेट्स क्या होना चाहिए, हॉलीडे क्या कब होना चाहिए, है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ ऑन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जब करता है तो उस केस में इंटरेस्ट क्या होगा, है ना। तो ये सारे जो गाइडलाइंस है इंडिया के रिलेटेड में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये गाइडलाइंस को जारी करते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स ऑल ऑथराइज्ड डीलर्स आर मेंबर्स ऑफ फिडाई। अब आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी ऑथराइज डीलर होंगे वो फिडाई के मेंबर होंगे, तभी तो वो जो गाइडलाइन इशू करेंगे उसे मानना पड़ेगा। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू फॉलो द गाइडलाइंस डायरेक्टिव्स इशूड बाय
फिडाई, और फिडाई के द्वारा दो भी गाइडलाइंस होंगे, वो सारे जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं वो सारे को मानना पड़ेगा। देखिए आगे क्या है कि जो यहां भी इस स्लाइड में भी यही चीजें हैं कि फिडाई किस प्रकार से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके और फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप देख लीजिएगा। देखिए अब देखते हैं कि कुछ रूल्स है ना, फिडाई के द्वारा जो गाइडलाइंस, कुछ रूल्स दिए हुए हैं उसके बारे में समझते हैं। उसमें से फर्स्ट रूल है आपका आवर्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का क्या क्या समय होना चाहिए, इसके बारे में है, इस बारे में पढ़ेंगे। रूल आपका इस तरह से हम लोग टोटल 8 रूल देखेंगे जो अलग अलग चीजों के बारे में बताता है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल कहता है कि आपका आवर्स से रिलेटेड है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि नॉर्मल मार्केट आवर्स फॉर कस्टमर और इंटर बैंक, है ना, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ करता है या किसी कस्टमर के साथ यदि बात करें तो उसके लिए जो आपका वर्किंग आवर है ना, मार्केट आवर्स है, वो 9 AM टू 5 PM होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई ऑथराइज डीलर इसके बियॉन्ड भी काम करना चाहते हैं क्रॉस करेंसी के लिए, तो वो आपका वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि सैटरडे, संडे और हॉलीडे की बात करें तो फिडाई के अनुसार से आपका इंडियन फॉरेक्स मार्केट क्लोज होते हैं। ठीक है, लेकिन क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए वो ओपन होते हैं। अगला है कि ट्रांजैक्शंस कैन बी हैंडल इवन ऑन सैटरडे, संडे, हॉलीडे, है ना, इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये बैंक के आपका जो है सो जो बोर्ड है उसके द्वारा ये परमिट मिलना चाहिए इसको, है ना, तभी वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका जो नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशंस होता है उस चीज को भी वो लिमिट में होना चाहिए। यदि वैसा है तो आप सैटरडे, संडे या कोई हॉलीडे को भी वो वर्क आप कर सकते हैं अपना। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है कि एक होता है कि नॉन हॉलीडे क्या होते हैं, तो कोई हॉलीडे जो डिक्लेयर किया जाता है यदि वो 3 दिन से पहले, है ना, 3 वर्किंग डेज से पहले वो डिक्लेयर किया गया है तब तो नॉन हॉलीडेज कहलाएंगे। लेकिन यदि वो 3 दिन से पहले नहीं किए गए हैं और एकाएक 3 दिन के मतलब 3 दिन जो वर्किंग डे है उससे पहले नहीं किए गए हैं तो वो आपका सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे कहलाएगा, है ना, कि एकाएक 2 दिन है, एक मतलब कल डिक्लेयर कर दिया है, कल हॉलीडे है, तो आपका क्या है, समय तो नहीं मिला, मात्र आपका कल ही हॉलीडे है, या तो फिर 2 दिन के बाद हॉलीडे है। तो यदि आपका 3 दिन से पहले डिक्लेयर नहीं किया गया है तब आपका सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे होगा, और यदि 3 दिन से पहले डिक्लेयर किया गया है तो आपका नॉन हॉलीडेज कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। जो रूल सेकंड कहता है वो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ना, कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के केस में किस प्रकार से गाइडलाइंस है उसके बारे में ये बताता है। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, जैसे देखिए 2 प्रकार का होता है फाइनेंस, एक प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट मतलब क्या हो गया, शिप में गुड्स को आप लोड करने से पहले का जो फाइनेंस होता है वो प्री शिपमेंट होता है, और शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट मतलब शिप में, है ना, जहाज में गुड्स को लोड करने के बाद के लिए जो फाइनेंस किया जाता है वो आपका पोस्ट शिपमेंट कहलाता है। तो ये जो गाइडलाइंस है पोस्ट शिपमेंट के लिए है कि परचेज करना है, वो जो बिल है परचेज करना है, डिस्काउंट करना है, निगोशिएट, एलसी के केस में निगोशिएट होता है ना, तो इसके लिए जो रेट लगाया जाएगा वो बिल बाइंग रेट होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो बिल बाइंग, बिल सेलिंग, है ना, टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। लेकिन यहां आप सिर्फ क्योंकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, यहां सिर्फ याद रखिए कि परचेज, डिस्काउंट या निगोशिएट यदि पोस्ट शिपमेंट बिल का किया जाएगा तो वैसे केस में बिल बाइंग रेट लगाया जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन पीरियड जो होगा वो बैंक के डिस्क्रिप्शन है कि कितने दिनों के बाद क्रिस्टलाइज किया जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है समझिए, यदि आपका फॉरेन लाइबिलिटी को, फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी है उसे कन्वर्ट करके डोमेस्टिक करेंसी में लाइबिलिटी को लाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि वो जो ड्यू पीरियड है, ओवर ड्यू पीरियड है बिल का, वो आपका एक्सपायर कर जाता है और उसके बाद बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो जो अब तो वो एक्सपायर कर गया, ड्यू पीरियड मतलब पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसे फॉरेन जो लाइबिलिटी है वो फॉरेन करेंसी के लाइबिलिटी को डोमेस्टिक करेंसी के लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो पीरियड होंगे कि कब क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा, ये बैंक का डिस्क्रिप्शन है कि कितने दिनों में उस चीज को ड्यू डेट के बाद वो करता है ना। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो होगा वो टीटी सेलिंग रेट होगा। ये याद रखिए, टीटी सेलिंग, टीटी बाइंग, बोल रहा हूं बार बार, बिल बाइंग, बिल सेलिंग क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आप समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टलाइजेशन के केस में क्यों हम टीटी सेलिंग रेट को लगाते हैं। ठीक है,
अगला है कि रिकवरी ऑफ डिसऑनर्ड बिल, जो बिल है डिसऑनर्ड हो गया था पहले लेकिन अब उसकी रिकवरी यदि हुई है तो उस केस में भी टीटी सेलिंग रेट यूज किया जाएगा। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड एनटीपी क्या होता है, जब वो पीरियड जहां से परचेज किया गया है चीजों को उसके बाद से नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ जाने का जो समय होता है वो एनटीपी कहलाता है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहलाता है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है ये भी नेक्स्ट के वीडियो में एक ही साथ में बताने वाले हैं, ये रेट सारे और आपका नोस्ट्रो वोस्ट्रो और आपका जो लोरो अकाउंट है इसके बारे में, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप जरूर देखेंगे उस चीज को। तो नोस्ट्रो अकाउंट यहां मैं बता दूं शॉर्ट में कि जब आपके डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक के साथ में फॉरेन करेंसी में खोला जाता है तो वो आपका नोस्ट्रो अकाउंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एसबीआई है तो एसबीआई का बैंक यदि अकाउंट यदि कोई फॉरेन बैंक में जैसे बैंक ऑफ अमेरिका में यदि ओपन किया गया है तो वो जो एसबीआई के जो अकाउंट ओपन किए गए हैं वो आपका नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएंगे। तो यहां पे क्या है एनटीपी का मतलब क्या हो गया कि जिस डे से परचेज किया गया है गुड से और वहां से जो क्रेडिट आपका नोस्ट्रो अकाउंट में आएगा, पैसा जो आने का समय है वो पीरियड ही ट्रांजिट पीरियड कहलाते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिट पीरियड यूजान्स बिल के केस में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यूजान्स बिल जो होता है वो समय उसमें डिनोट किया रहता है कि कितने दिनों के बाद पेमेंट होना है। तो जब उसमें समय ऑलरेडी ही दिया गया है तो उसका कोई एप्लीकेबल नहीं है कि कितने दिनों तक का एनटीपी होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बिल में समय निर्धारित की जाती है कि कितने दिनों के बाद पेमेंट होना है। लेकिन यदि फॉरेन करेंसी डिमांड बिल की बात करें तो वैसे केस में जो एनटीपी होता है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है वो 25 दिन का होता है। लेकिन इंडियन करेंसी डिमांड बिल यदि है लेकिन एलसी नहीं है, एलसी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डिमांड बिल यदि है आपका वो भी इंडियन करेंसी में तो 20 डेज होगा उसका एनटीपी नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। और यदि एलसी की बात करें और इंडियन करेंसी में है तो 3 to 20 डेज का इसका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है कि इतने दिनों में आपका नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए एक्सपोर्ट बिल, देखिए कलेक्शन और परचेज ये कब किया जाता है, परचेज डिस्काउंट कलेक्शन निगोशिएशन ये बिल के होते हैं, है ना। तो ये कब किया जाता है, कलेक्शंस के लिए भेजा गया, मतलब जस्ट जो आपके पास आया है बिल आप उसे कलेक्शंस के लिए रिलाइसेंस के लिए भेजते हैं तो उसमें से कस्टमर के अकाउंट में वो 2 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। ये कौन कहता है, ये फेडाई के गाइडलाइंस के द्वारा बोला गया है, जो आपका रूल 2 कहता है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके तहत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस क्या होता है कि कोई आपके इंपोर्टर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब क्या, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन मतलब जो आपके एक्सपोर्टर है आपके कंट्री में उसके बारे में बात हुई। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन मतलब आपके यहां जो इंपोर्टर है उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है उसके बारे में है ये। तो थर्ड रूल यही कहता है, क्या कहता है कि क्रिस्टलाइजेशन पीरियड जो है वो बैंक के डिस्क्रिप्शन के आधार पे डिपेंड करेगा। मैंने बताया अभी कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बैंक का डिस्क्रिप्शन है कि कितने दिनों के बाद वो समझेगा उस चीज को कि अब ड्यू डेट आ गया है लेकिन पेमेंट नहीं आया है, तो जो फॉरेन करेंसी की लायबिलिटी है वो आपका इंडिया की बात करें तो इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट किया जाए, तो वो क्रिस्टलाइजेशन पीरियड होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन रेट जो होगा उसे कन्वर्ट करने का वो बिल सेलिंग रेट होगा, ये अभी मैं छोड़ रहा हूं रेट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे फिर समझ आएगा आपको, है ना। लेकिन याद रखिए क्रिस्टलाइजेशन के केस में बिल सेलिंग रेट लगता है, इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के केस में, ठीक है। अगला जो रूल है रूल 4 वो कहता है क्लीन इंस्ट्रूमेंट, क्लीन इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब यहां बिल इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो जब बिल इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, चेक है, ड्राफ्ट है या डायरेक्ट आपका करेंसी इन्वॉल्व होगा, लेकिन बिल यहां इन्वॉल्व नहीं, बिल मतलब फॉरेन आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल कहने का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है इसका मतलब है कि आउट रेमिटेंस यदि बाहर पैसा भेजना चाह रहे हैं उस केस में टीटी सेलिंग रेट लगेगा, इनकैशमेंट करवाना चाह रहे हैं पैसा आया है आपके पास तो टीटी बाइंग रेट लगेगा, ठीक है। तो जो यहां पे क्या समझ आ रहा है कि जो आपका क्लीन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें टीटी वर्ड होता है, मतलब टीटी सेलिंग और टीटी बाइंग रेट होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आएगी आपको नेक्स्ट वीडियो के बाद। पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस, कोई पेमेंट आया है इंडिया में, पेमेंट आया है, कोई कस्टमर के पास पेमेंट आया है बैंक में वो गया है तो उसे 7 डेज के अंदर, मतलब जो कस्टमर है जो क्लाइंट फॉरेन से आया है और वो फॉरेन करेंसी लेके आया है तो उसे 7 डेज के अंदर क्या करना है, ऑथराइज्ड पर्सन के पास, ऑथराइज्ड डीलर के पास उसे क्या करना है, जमा करना है 7 डेज के अंदर।
सर्टेन अमाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू INR इमीडिएटली एज पर बोर्ड पॉलिसी, उसमें से कुछ अमाउंट को तुरंत कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में दे दिया जाएगा उसे, है ना। अब अगला पॉइंट है कि कंपनसेशन फॉर डिले पेमेंट। अब मान लीजिए कोई पेमेंट में डिले करता है ना, बैंक जो है वो पेमेंट में, ऑथराइज डीलर पेमेंट में डिले करता है उसे कन्वर्ट करने में, तो विद इन 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट टू नोस्ट्रो और रिसीट ऑफ क्रेडिट एडवाइस इफ डिले, मीन्स यदि जो क्लाइंट है उन्होंने नोस्ट्रो अकाउंट में पहले ही पैसा डलवा दिया है बैंक का, और बैंक जो है वो 2 दिन से ज्यादा डिले करता है ना, 2 दिन से ज्यादा डिले करता है, तो वैसे केस में ऑथराइज्ड डीलर्स को पे करना पड़ेगा 2% ओवर द सेविंग रेट। सेविंग अकाउंट का जो रेट है उससे 2% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा उस आपके जो कस्टमर है उसको। तो ये चीज भी आप देखिए। नेक्स्ट रूल जो है वो रूल 5 है आपका फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कि कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है तो किस प्रकार की चीजें वहां पे होनी चाहिए। अमाउंट जो होगा वो आपका डेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेट अमाउंट के लिए होना चाहिए कि कितने की जो डीलिंग है वो है। दूसरी बात है डेफिनेट पीरियड के लिए होना चाहिए कि कितने समय के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, कितने दिनों में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो डिलीवरी डेट होगा गुड्स का, नॉट इंडिकेटेड, यदि नहीं बताया गया है तो मैक्सिमम आपका 1 मंथ होना चाहिए। बताया गया है तब तो उसके आधार पे होगा, लेकिन यदि इंडिकेटेड नहीं है तो मैक्सिमम 1 मंथ होगा। ये आपका जो फिक्स डेट है ना, यदि वो हॉलीडे में, यदि डिलीवरी डेट है वो यदि हॉलीडे में पड़ता है, तो लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी शैल बी प्रीसीडिंग वर्किंग डे। तो वो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, एक डेट पहले उसका डिलीवरी डेट माना जाएगा। लेकिन यदि सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो वैसे केस में नेक्स्ट वर्किंग डे काउंट किए जाएंगे, है ना। सडनली डिक्लेयर हॉलीडे क्या है, लास्ट अभी हमने देखा कि यदि 3 दिन से पहले यदि किया जाता है तब तो वो आपका सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे नहीं होगा, नॉन हॉलीडे होगा। लेकिन यदि 3 दिन के बाद, यदि 3 दिन का समय नहीं मिलता है आपको, तो वैसे एकाएक यदि डिक्लेयर किया गया है हॉलीडे तो वो सडनली हॉलीडे कहलाएगा। और वैसे केस में आपका जो डिलीवरी डेट होगा वो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, जिस डेट को ड्यू है उसका नेक्स्ट वर्किंग डे हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि रूल 6 क्या कहता है, अर्ली डिलीवरी, एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन। यदि कोई चाहता है पहले ही डिलीवरी कर दिया तो उसका क्या होगा, एक्सटेंशन चाहता है, कैंसिलेशन चाहता है, तो उसके क्या रूल है उसके बारे में समझिए। कस्टमर टू रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन कैंसिलेशन बिफोर द मैच्योरिटी डेट, ऐसा किया तो जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है ना, एक्सटेंशन लिया जा सकता है, लेकिन मैच्योरिटी डेट से, कॉन्ट्रैक्ट का जो मैच्योरिटी डेट है उससे पहले वो रिक्वेस्ट आना चाहिए। परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड एट टीटी सेलिंग रेट पे कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि परचेज किया गया था उस समय, परचेज किया था उस समय क्या है कि उसको बाय रेट लगाया था, बाइंग का रेट लगा था, लेकिन जब उसे कैंसिल किया जाएगा तो फिर से सेलिंग का रेट लगेगा, लेकिन टीटी सेलिंग का। अब ये क्या चीजें हैं ये भी मैं छोड़ रहा हूं। सेल कॉन्ट्रैक्ट जो यदि कोई सेल है और सेल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा रहा है तो फिर टीटी बाइंग का रेट लगेगा, जस्ट उल्टा। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया गया था उस समय सेलिंग रेट लगा था, लेकिन यहां पे जो है वो उल्टा लगेगा, तो टीटी बाइंग रेट लगेगा। इफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट कैंसल्ड ऑन और बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट आ गई है और कॉन्ट्रैक्ट को क्या है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली बैंक के द्वारा ऑन 3rd डे फ्रॉम द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट से 3 दिन के बाद वो कैंसिल किया जा सकता है ना, 3 दिन या उसके बाद। लास्ट स्लाइड है आपका, ये 2 रूल बचे हुए हैं। रूल नंबर 7 ये क्या कह रहा है, बिजनेस इंटरमीडियरीज जो आपके ब्रोकर्स होते हैं उसके बारे में है। तो इसका फिडाई का गाइडलाइन है कि ऑल बिजनेस इंटरमीडियरीज आर टू अधेयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय फिडाई। फिडाई के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, और उसके द्वारा उसे क्या है कि जो भी रूल्स हैं उसे वो फॉलो करेगा। कौन, इंटरमीडियरी जो है वो। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरमीडियरी जो होते हैं वो किसके गाइडलाइंस के आधार पे चलते हैं, फिडाई के गाइडलाइंस के आधार पे। ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका है रूल नंबर 8 कि इंटर बैंक पेमेंट सेटलमेंट। ये एक बैंक का दूसरे बैंक से जो पेमेंट का सेटलमेंट होना चाहिए वो कितने दिनों में कैसे होना चाहिए उसके बारे में बता रहा है। तो इंटरेस्ट फॉर डिले डिलीवरी फॉर द नंबर ऑफ डेज, यदि जो ड्यू डेट है उससे ज्यादा डिले किया जाता है सेटलमेंट में,
तो वैसे केस में 2% ओवर द बेंचमार्क रेट्स ऑफ द करेंसी। अब ये बेंचमार्क क्या है, अलग अलग जो इंटरबैंक है उसके बेंचमार्क क्या वो फॉलो कर रहे हैं उसके आधार पे होंगे। कोई मिबोर कर रहा है, कोई दूसरे आपका बेंचमार्क फॉलो कर रहा है, तो वैसे केस में उसका जो बेंचमार्क फॉलो किया जा रहा है उससे 2% वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कवर करेगा इंटरबैंक सेटलमेंट में यदि डिले होता है तो। ठीक है, टाइम लिमिट टू क्लेम, लेकिन ये जो क्लेम है आपका, ये जो डिले हुआ है उसको क्लेम लॉन्च करने के लिए आपको 15 डेज के अंतर्गत आपको क्लेम लॉन्च करना है। 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ड्यू डेट है उसे 15 डेज के अंदर आपको लॉन्च करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि यदि सेटलमेंट 60 डेज में भी नहीं होता है तो वैसे केस में मैटर को फिडाई के पास रेफर किया जाएगा। ऑल बैंक शुड बी रजिस्टर्ड विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL के पास सारे बैंक को इस केस में ऐसे भी बताया था कि जो भी है सेटलमेंट के लिए वो कौन जिम्मेवार होते हैं, CCIL ही जिम्मेवार होते हैं जो सेटलमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए है कि सारे बैंकों को इसके पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमने दो टॉपिक को, ब्रॉड टॉपिक को देखा, एक आपका ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज डीलर से रिलेटेड, और फिडाई का गाइडलाइंस क्या होता है, फिडाई क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने अच्छे से समझा। इस टॉपिक में एक चीज जो बार बार मैं कह रहा हूं कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट के बारे में, और टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, बिल बाइंग, बिल सेलिंग, ये सारे जो कंफ्यूजन आपको होते हैं ये नेक्स्ट के वीडियो में हम जस्ट इस वीडियो के बाद हम बनाने वाले हैं, क्योंकि यदि इसमें मैं बताता तो बहुत चीजें उसमें बताने को होते हैं, इस वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस वजह से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जितना ज्यादा हो सके दूसरों को वीडियो शेयर करें, अपने कलीग के पास, जितने सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आप वहां पे शेयर करिए, ताकि लोगों तक भी इसकी रीच पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।